हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से MDM यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इससे पहले की जो हमने डिस्कशन किया था उसका मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके आप उसको देख लीजिए। आज हम करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोतों के बारे में भी, कौन कौन से होते हैं। उससे पहले मैंने आपको इस डायग्राम के बारे में बताया था फर्स्ट वीडियो में। मैंने क्या बताया था आपको भी, जैसे जैसे हम धरातल की गहराई पर जाते हैं तो हमें क्रस्ट, भूप्रपट्टी, मेंटल की बात करें और कोर की बात करें तो हमें ये परतें देखने को मिलती है। और किसमें कैसा तापमान की कंडीशन क्या होती है, दबाव की कंडीशन क्या होती है, और अगर अपने बात करें डेंसिटी की तो उसकी कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। और आज हम जो है इसके बारे में और डिटेल से नेक्स्ट जो पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए भी। मैंने आपको बताया था ये पार्ट जो है इनर पार्ट को शो कर रहा है, ये डायग्राम। ठीक है, और ये जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये अर्थ सरफेस को शो कर रहा है, धरातल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में धरातल। उसके बाद देखिए इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट के बाद जो हिस्सा आता है उसको बोला जाता है मेंटल, और सबसे अंत में बोला जाता है इसको कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कोर। और मैंने आपको पृथ्वी की रेडियस बताई थी 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट बात पर। अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था अप्राकृतिक होते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के आधार पर जो प्रमाण मिले हैं। उसके अलावा प्राकृतिक होते हैं। तो कितने भागों में बांटा गया था स्रोतों को? 3 भागों में बांटा गया था। हमने फर्स्ट वीडियो में अप्राकृतिक स्रोतों के बारे में चर्चा की थी। तो अप्राकृतिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग थे मैंने आपको बताया था। इसके अंदर जो ऐड किया जाता है तापमान को शामिल किया जाता है, इसके अंदर शामिल किया जाता है घनत्व को शामिल किया जाता है, इसके अलावा अगर हम तीसरी बात की बात करें तो दबाव को शामिल किया जाता है। ठीक है, दबाव जिसको अपने प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा हमने फर्स्ट वीडियो में कर ली थी। और आज हम नेक्स्ट जो है बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के आधार पर कौन कौन से प्रमाण हमें मिले हैं। ठीक है, अब देखिए समय समय पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। उसमें से कुछ के आधार पर जो है कुछ यानी कि हमें जानकारी हासिल हुई है, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। सिद्धांतों की बात करते हैं तो इनको भी देखिए 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो वो सिद्धांत हैं, ठीक है, इनके अनुसार पृथ्वी अंदर से कैसी है। और दूसरी बात करेंगे दूसरे प्रकार के सिद्धांत, इनके अनुसार पृथ्वी अंदर से कैसी है। और तीसरी बात तीसरे प्रकार के सिद्धांत जिनके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं जो फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है। अब देखिए पहले सिद्धांत की बात करें तो चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक है, तो चैम्बरलिन जो थे उन्होंने एक परिकल्पना दी थी जिसका नाम क्या था? ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें तो नोवा परिकल्पना की बात करें और अपने बात करें रासायनिक परिकल्पना की। अगर हम इन 3 परिकल्पनाओं के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो ठोस है। क्या है? अंदर से ठोस। आगे बात समझ में? ठीक है, तो यानी कि कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर यह जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है ठोस है। तो आपने याद रखना है चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, नोवा परिकल्पना और रासायनिक परिकल्पना। इसके अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? ठोस है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं अब देखिए
जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना के अनुसार जो पृथ्वी को अंदर से माना जाता है तो वो माना जाता है कौन सी अवस्था में? इसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो पृथ्वी अंदर से क्या है, आंतरिक भाग जो है कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। आगे बात समझ में। तीसरी बात अपन करते हैं, जॉयप्रिज ने अपनी परिकल्पना दी थी, रीटर ने अपनी परिकल्पना दी थी। इनके अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में, यानी कि गैस। अब देखिए, अब 3 प्रकार के सिद्धांत हमारे सामने हैं, ठीक है, और ज्यादा जो वैलिड माना जाता है वो इन दोनों को माना जाता है। इन सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी अंदर से क्या हो गई? ठोस। इन सिद्धांतों के अनुसार क्या हो गई? द्रव। इन सिद्धांतों के आधार पर अंदर से क्या हो गई? गैस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो वैलिड माना जाता है वो तो एक तो या तो ये माना जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी क्या है? ठोस है, और या ये माना जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी क्या अंदर से कैसा है? वो द्रव अवस्था में है। इस बात को नहीं माना जाता कि पृथ्वी का आंतरिक भाग आज कैसा है? गैसीय अवस्था में। इसको बिल्कुल नहीं माना जाता। ठीक है, ज्यादा जो बल दिया जाता है वो 2 ही बातों पर दिया जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग या तो कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा, या कौन सी अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में जो है आपको इतनी ही बातें जो है याद रखनी थी। दूसरे पॉइंट का नाम अगर हम वापस से देखें तो क्या था? पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के आधार पर प्रमाण। तो प्रमाण क्या मिले हैं? या तो पृथ्वी का आंतरिक भाग कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, या द्रव अवस्था में है, या कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। ठीक है, तो ज्यादा बल जो दिया जाता है अभी पृथ्वी का आंतरिक भाग या तो क्या है? ठोस है, या क्या है? आज भी द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो इसमें इतनी बातें आपको याद रखनी थी। अब अपन चलते हैं तीसरा जो स्रोत है, जिसको कौन सा स्रोत बोला जाता है? प्राकृतिक स्रोत बोला जाता है। कौन सा स्रोत बोला जाता है? प्राकृतिक स्रोत। अब देखिए, प्राकृतिक स्रोतों में किन को शामिल किया जाता है? ठीक है, अब इसके अंदर जो है आपने क्या याद रखना है भी? प्राकृतिक स्रोतों में एक तो शामिल किया जाता है ज्वालामुखी को। किसको शामिल किया जाता है? ज्वालामुखी। ठीक है, और दूसरा जो शामिल किया जाता है इसी के अंदर वो किया जाता है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। ठीक है, तो यानी कि भूकंप विज्ञान के माध्यम से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी और भूकंप, इन 2 बातों को ही आपने क्या रखना है? याद रखना है। अब सबसे पहली बात यह आती है भी भूकंप है क्या, सॉरी ज्वालामुखी है क्या? फर्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं अपने विस्तार से। अब देखिए, प्राकृतिक स्रोतों की अगर अपने बात करें तो फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है इसके अंदर वो आ रहा है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी होता क्या है? सबसे पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ज्वालामुखी क्रिया जो है क्या होती है? देखो, धरातल के ऊपर एक छिद्र बनता है, ठीक है, जिसमें से विभिन्न प्रकार के पदार्थ, बात करें अपने कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, लावा हो सकता है या मैग्मा जिसको अपने बोलते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, जल वाष्प हो सकती है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसें हो सकती है। ठीक है, जब एक विस्फोट के साथ बाहर निकलती है, ठीक है, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? ज्वालामुखी की। कौन सी क्रिया कहलाती है? ज्वालामुखी। अब आपको यह भी पता है भी लावा निकलता है, ठीक है, ठंडा होने के बाद ठोस हो जाता है, बड़े बड़े क्या बन जाते हैं? पर्वत पठारों का निर्माण भी होता है। ठीक है, अब देखिए ज्वालामुखी के बेस पर अगर अपन देखें तो हमें क्या जानकारी मिलती है? जब हम ज्वालामुखी को देखते हैं तो हमें यही पता चलता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो गर्म लावा जो है, गर्म लावा जो है वो धरातल पर क्या होता है? प्रकट होता है। ठीक है, अब ये गर्म लावा जो प्रकट होता है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी कौन सी अवस्था में है? गर्म अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है?
गर्म अवस्था में। लेकिन जब हमने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले अप्राकृतिक स्रोत हमने पढ़े थे, तो उसमें मैंने आपको यह भी बताया था भी जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तो दबाव भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, दबाव बढ़ेगा तो कोई भी पदार्थ जो है ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, ठीक है, या तो वो द्रव में बदल जाएगा। ज्यादा दबाव जब बढ़ जाता है तो वो कौन सी अवस्था में, यानी कि द्रव की बजाय वो कौन सी अवस्था में हो जाता है, ठोस अवस्था में हो जाता है। जैसे कि अपने कोर की बात करें, ठीक है, बिल्कुल अंतिम सिरे की बात करें, बिल्कुल लास्ट का जो सिरा है जिसको हम क्या बोलते हैं, भू क्रोड भी बोल देते हैं, कोर भी बोल देते हैं, ये भाग कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, ठोस। ठीक है, क्यों है ठोस, क्योंकि ऊपर से दबाव ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से जो है पदार्थ जो है वो कौन सा कैसा व्यवहार करते हैं, प्लास्टिक नुमा व्यवहार करते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में है। और यहां पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था लोह और निकल जैसे जो है चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई सिंपल सी बात है, जैसे जैसे दबाव पड़ेगा, ज्यादा दबाव पड़ेगा तो सिंपल सी बात है पदार्थ जो है वो कौन सी अवस्था में बदल जाएंगे, ठोस अवस्था में बदल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, किसी क्षेत्र में कई बार धरातल पर दरार वगैरह, दरार पड़ जाने की वजह से क्या होता है, पड़ने वाला जो दबाव होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब दबाव कम होता है, जब दबाव क्या होता है, कम होता है, दबाव जो होता है जब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी पदार्थ हैं वो कौन सी अवस्था में बदल जाएंगे, द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। ठीक है, दबाव यानी कि प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो ठोस से पदार्थ किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। तो द्रव में जब बदलेगा उसके बाद देखिए द्रव में बदलेगा तो ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया होती है, तो जिसके कारण जो लावा निकलता है ना, वो कहते हैं कि वो इसी का ही परिणाम होता है। ठीक है, दबाव कम होने की वजह से चट्टाने हैं, कोई पदार्थ पिघल जाते हैं और लावा के रूप में धरातल के ऊपर क्या होते हैं, वो प्रकट होते हैं। आगे बात समझ में ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, एक बात मैं इससे संबंधित आपको और बता देता हूं, ठीक है, वो क्या, अब देखिए ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया होती है। ठीक है, कहते हैं कि ज्वालामुखी की जो गहराई होती है, ठीक है, इस प्रकार से अगर अपने बात करें गहराई की, ठीक है, तो वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर होती है। ठीक है, जहां पर किसका निर्माण होता है, मैग्मा यानी कि लावा, जिसको अपने लावा भी कह सकते हैं। जब ये धरातल पर आ जाता है तो क्या हो जाता है, लावा होता है। ठीक है, और जब तक ये धरातल के अंदर है तब तक क्या कहलाता है, ये मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्मा। धरातल के अंदर मैग्मा है, जैसे ही धरातल पर प्रकट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये मैग्मा लावा। तो यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला जो लावा है उसका स्रोत जो है यही वाला जो है क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है मैग्मा भंडार। क्या बोला जाता है इसको, मैग्मा भंडार। यहीं से ये लावा जो है, मैग्मा जो है वो धरातल पर प्रकट होता है, जिसको अपने कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया हो गई। आगे बात समझ में। ये तो था हमारा जो ज्वालामुखी जो था पॉइंट, वो कंप्लीट हो गया। तो ज्वालामुखी के बारे में आपको जानकारी समझ में आई। जो भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो बात वापिस से भी समझा दूंगा। ठीक है, मेरे को उम्मीद है जहां तक कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है, लावा निकलता है, भी पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, गर्म अवस्था में। ठीक है, लेकिन हमने अप्राकृतिक स्रोतों में बात की थी, जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाएगा कोई भी पदार्थ जो है द्रव में नहीं रह सकता, किस में बदल जाता है, वो ठोस में। लेकिन कभी कभार क्या होता है भी, धरातल के ऊपर दरार वगैरह पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दरार की वजह से दबाव कम हो जाता है। ठीक है, और गलनांक क्या हो जाता है, पदार्थ का कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो पदार्थ जो है ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है भी, जब वो पिघल जाएगा तो सिंपल सी बात है मैग्मा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, धरातल के ऊपर प्रकट होगा। मैंने आपको ये बात भी बता दी भी, ज्वालामुखी की जो गहराई होती है लगभग 40 या 50 किलोमीटर तक
होती है। और इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? जहां पर मैग्मा का निर्माण होता है तो मैग्मा भंडार बोला जाता है। आगे बात समझ में? रिपीट कर दिया मैंने इसको। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो करने जा रहे हैं भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए भी भूकंप क्या है, तभी तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए भू प्लस में कंप। ठीक है, भू का मतलब क्या हो गया? भूमि। ठीक है, कंप का मतलब क्या हो गया? कांपना। ठीक है, तो भूमि का कांपना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा जब कभी भूकंप आता है तो धरातल जो है हिलने लग जाता है। जब धरातल हिलता है तो अब देखो विभिन्न प्रकार की तरंगे निकलती है। ठीक है, भूकंप जिनको क्या बोला जाता है? भूकंपीय तरंगे। क्या बोला जाता है जिनको? भूकंपीय तरंगे। ठीक है, अब देखो वो कौन कौन सी होती है, वैसे मैं बता देता हूं आपको। पी, एस और एल, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय वेव। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले भाई ऐसा क्षेत्र जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम में ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, एक देखो ये लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये शो कर रहा है धरातल को। किसको शो कर रहा है? ये धरातल को। जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, ये वाला जो क्षेत्र है धरातल के नीचे उत्पत्ति होती है तो कहलाता है भूकंप मूल। क्या कहलाता है? भूकंप मूल कहलाता है। आगे बात समझ में? अब देखो मैंने आपको क्या बोला था अभी, तरंगे निकलती है। ये देखो तरंगे जो है धरातल तक जा रही है। जहां पर सबसे पहले कंपन को महसूस किया जाता है, यानी कि भूकंप को महसूस किया जाता है, जैसे कि यहां पर सबसे पहले महसूस किया गया तो इसको बोला जाता है भूकंप केंद्र। क्या बोला जाता है इसको? भूकंप केंद्र, एपिसेंटर बोलते हैं जिसको अपने इंग्लिश में। ठीक है, तो ये दो बातें सबसे पहले आपको याद रखनी है। अब देखो जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भूकंप मूल कहलाता है। जहां पर सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र कहलाता है, एपिसेंटर जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भूकंप का जो मापन किया जाता है वो आपको पता है किसमें किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट बात मैंने आपको यह बताई, विस्तार से चर्चा कर रहे हैं अब इसके ऊपर। जब भूकंप आता है, धरातल हिलता है तो इसमें जो है तरंगे निकलती है। क्या निकलती है? तरंगे। तो यानी कि अपने बात करें कौन कौन सी तरंगे होती है, एक तो होती है पी तरंग, एक होती है एस और एक क्या होती है? एल। पी का मतलब प्राथमिक, एस का मतलब सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, द्वितीयक तरंगे, और एल तरंगे यानी कि जिनको बोला जाता है धरातलीय तरंगे। ठीक है, अब इसके बारे में अपने जो है विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अपने बात कर रहे थे भूकंपीय तरंगों की। ठीक है, तो ये जो तरंगे होती है वो कितने प्रकार की होती है? मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि वो होती है 3 प्रकार की। तरंगों की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, अब देखो 3 तरंगे होती है। एक तो होती है पी तरंगे, एक होती है एस तरंगे, और तीसरी कौन सी होती है? एल तरंगे। ठीक है, अब तो पहला तो देख लीजिए इनके नाम क्या हैं। प्राइमरी वेव्स बोल दीजिए, पी तरंग बोल दीजिए, प्राथमिक तरंग बोल दीजिए, एक ही बात है। एस सेकेंडरी वेव्स, या क्या बोला जाता है इसको? द्वितीयक तरंग। इसको जो बोला जाता है धरातलीय तरंग। क्या बोला जाता है? धरातलीय तरंग। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखते हैं सबसे पहले पी तरंग के बारे में। ठीक है, पी तरंगे क्या होती है? सबसे पहली कौन सी तरंग आ गई? पी तरंग आ गई। पी तरंगे कौन सी होती है? अब देखो जैसे ही भूकंप की उत्पत्ति होती है तो
तरंगे जो है अलग अलग क्षेत्रों में उठती है, ठीक है, यानी कि गमन करती है। जैसे मैंने आपको बताया भाई ये भूकंप मूल है, तो अलग अलग क्षेत्रों में तरंगे क्या करती हैं, गति करती हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात आ रही है पी तरंग की, ठीक है। पहले नंबर पे तो सबसे पहले याद रखना कि ये जो है सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, ठीक है। एक बात ये याद रखना, सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है वो कौन सी होती है, पी तरंग, ठीक है। अब देखो इसका वेग भी जो है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगर इसके वेग की बात करें, स्पीड की बात करें, गति की बात करें, तो वो कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए इसको ध्वनि तरंगों के समान माना जाता है। ये कौन सी तरंगों के समान होती है, ध्वनि तरंगों के, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी जो गति जो है वो धरातल किसी भी प्रकार का हो, या ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो, यानी कि धरातल कैसा भी हो तो उसमें ये क्या करती हैं, गति करती है, ठीक है। कौन सी तरंग, पी तरंग, ठीक है। अब देखिए ये आगे पीछे धक्का देती हुई गति करती हैं। ये तरंगे जो हैं आगे पीछे, यानी कि देखिए इस प्रकार से यूं चल रही है, फिर यूं जा रही है, यूं, तो ये कौन सी तरंगे हैं, पी तरंग, ठीक है। यानी कि एक दूसरे को आगे पीछे धक्का देती हुई जो है आगे ये गति करती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात, अगर घनत्व में परिवर्तन आ जाए तो ये जो तरंगे हैं वो कैसी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी। कैसी हो जाती है, ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती हैं, ठीक है। तो पी तरंग के बारे में वापिस से चर्चा कर लेते हैं। धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन सी है, पी तरंग है। इसका वेग सर्वाधिक होता है, कितना होता है, 8 किमी प्रति सेकंड होता है। कौन सी तरंगों के समान होती है, ध्वनि तरंगों के समान होती है। धरातल यानी कि ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कैसा भी हो, उसमें क्या करती है, ये गति करती है। और कैसे चलती है, ये एक दूसरे को आगे पीछे धक्का देती हुई चलती हैं। उसके बाद देखिए जैसे ही घनत्व में परिवर्तन आता है तो ये कैसी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एस तरंगों के बारे में, ठीक है। एस तरंगे, अब देखो एस तरंगों की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है पी, पी के बाद धरातल तक पहुंचती है कौन सी तरंगे, एस तरंगे, ठीक है। अब देखिए किन के समान होती है, ये जल व प्रकाश तरंगों के समान होती है। एस तरंगे जो होती है किन के समान होती है, जल और प्रकाश तरंगों के समान होती है। अब देखिए इनका वेग जो होता है पी से कम होता है, पी से कम कितना होता है, पी से कम। अब पी का वेग जो था वो तो था 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इनका वेग कितना होता है, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब इसकी और खासियत क्या है, ये केवल धरातल कैसा होना चाहिए, ठोस धरातल होगा तभी ये क्या करेगी, गति करेगी, ठीक है। उसके बाद ये रेखाएं जो है सीधी नहीं चलती, कैसी चलती हैं, आड़ी। कैसी चलती हैं, आड़ी। आड़ी की बात करें तो देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से चलती हैं ये। तो ये कौन सी तरंगे होती हैं, एस तरंगे, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, तिरछी या आड़ी तरंगे भी बोला जाता है। ये बात भी आपने क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। एस तरंग, द्वितीय तरंग, आड़ी तरंगे, तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं, एस तरंग के ही नाम है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एस तरंगे जल व प्रकाश तरंगों के समान होती है। इनका वेग जो है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और ये कौन से धरातल में गति करती है, जो केवल क्या होता है, ठोस होता है। और ये सीधी के बजाय कैसे चलती हैं, ये आड़ी चलती हैं। आगे बात समझ में, यानी कि तिरछी चलती हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी तरंग होगी, एस तरंग। पी को हमने कर लिया, एस को कर लिया। अब नेक्स्ट जो तरंग आ रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं,
वो कौन सी तरंग है? एल तरंग। कौन सी तरंग है? एल। ठीक है, अब देखो एल तरंगों की अगर बात करें तो इनको क्या बोला जाता है? धरातलीय तरंग। ठीक है, और या इनको क्या बोला जाता है? लव तरंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? लव तरंग। ठीक है, अब देखिए एल तरंगे जो होती है सबसे खतरनाक तरंगे मानी जाती है। सबसे क्या होती है ये? खतरनाक। क्यों? धरातल पर सर्वाधिक नुकसान एल तरंग जो होती है धरातल पर क्या करती है? सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। सर्वाधिक क्या पहुंचाती है? ये नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सबसे खतरनाक तरंगे इनको माना जाता है। अब देखिए इनकी गति जो है सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम गति वाली तरंग जो होती है वो कौन सी होती है? एल तरंग होती है। कितनी गति होती है? 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो है दर से ये क्या करती है? गति करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसीलिए सबसे क्या होती है? ये खतरनाक तरंगे होती है। अब देखिए इन तरंगों की जो खोज की थी, एल तरंग की जो खोज की थी HD लव ने की थी। किसने की थी? HD लव। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है, जिसके कारण इन तरंगों का क्या नाम पड़ गया? लव तरंग। कौन सी तरंग? लव तरंग। तो यानी कि एल तरंगे कौन सी तरंगे हैं? धरातलीय तरंगे भी इनको बोला जाता है और लव तरंगे भी इन्हें बोला जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब इनकी नेक्स्ट खासियत क्या होती है? ये भी धरातल जैसा मर्जी हो। ठीक है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे कैसा हो? गैस वाला हो, गैसीय धरातल हो, उनमें क्या करती है? ये गति करती है। ठीक है, स्पीड कम होती है इनकी, इसी कारण तो सबसे ज्यादा क्या करती है? ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आज हमने जो है इस वीडियो के अंदर 2 पॉइंट किए हैं। एक तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के आधार पर, ठीक है, क्या जानकारी मिली है, और दूसरा हमने बात किया है प्राकृतिक स्रोत के बारे में भी। प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की कैसी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से अपने वापस रिवाइज कर लेते हैं इन्हीं चीजों को, फिर हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत जो हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों की बात हमने फर्स्ट वीडियो में कर ली थी। आज हमने जो बात की है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के आधार पर बात की है। ठीक है, यानी कि इस वीडियो को अपने देखते हैं, यानी कि इस पॉइंट को अब हम देखते हैं। सिद्धांत कौन कौन से थे? फर्स्ट प्रकार के सिद्धांत, ठीक है, अच्छा, दूसरे प्रकार के सिद्धांत और तीसरे प्रकार का सिद्धांत। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था? ये जो सिद्धांत कहते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है? ठोस। ठीक है, इन सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है? द्रव। इन के सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग कौन सी अवस्था में है? गैस। ठीक है, दो ही बातों को जो है वैलिड माना जाता है, इसको वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने किस पर? प्राकृतिक स्रोत। ज्वालामुखी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, भूकंप के बारे में मैंने आपको बता दिया। भाई ज्वालामुखी के द्वारा तो जब विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया होती है तो गर्म लावा बाहर निकलता है, तो जिससे जानकारी ये मिलती है पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी क्या है? गर्म अवस्था में है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको इसके अंदर बहुत सारी बातें और भी बताई थी भी। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है तो कोई वस्तु तरल अवस्था में नहीं रह सकती, ठोस में बदल जाती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है? दरार वगैरह पड़ती है तो ऊपर से पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है, पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है, वो तरल अवस्था में बदल जाता है और लावा के रूप में क्या आता है? वो बाहर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें भूकंप विज्ञान के साक्ष्य, भूकंप के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप केंद्र भूकंप मूल होता है। वो क्या होता है? भूकंप मूल। जहां पर सबसे पहले ये तरंगे पहुंचती है, भूकंप जब आता है तो अलग अलग तरंगे जो होती है अलग अलग क्षेत्रों में जाती है, ठीक है। जहां पर सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है, भूकंप केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र, ठीक है। अब देखो, उसके बाद हमने भूकंप के द्वारा जो तरंगे निकलती हैं उनके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। P के बारे में, S के बारे में, L के बारे में, ठीक है। अब देखिए, P तरंगे वेग मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ध्वनि तरंगों के समान होती है, धरातल जैसा मर्जी हो उसमें ये गति करती है, एक दूसरे को धक्का देती हुई आगे बढ़ती हैं, ठीक है। अब चलते हैं S तरंगे, जल व प्रकाश तरंगों के समान होती है, वेग इनका P से कम होता है, ठोस में ही गति करती है और सीधी न चलकर कैसी चलती हैं? ये आड़ी चलती हैं, ठीक है। L तरंगे सबसे धीमी गति की होती हैं और सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली क्या होती है? ये तरंगे होती है, ठीक है। देखिए, मैंने इसको रिवाइज भी कर दिया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को और देखें। तो हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।